हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 झारखंड बोर्ड टर्म 1 सेट 1 का डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, पेपर आपका मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के पेपर को आप स्टार्ट से एंड तक हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिटेल से समझना है होगा यहाँ पर हमें। ठीक है, तभी आप मैथमेटिक्स के सारे प्रॉब्लम को सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो मैथमेटिक्स के पेपर में कोई थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं होता है, सारे के सारे न्यूमेरिकल है, आपको सारे क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शन जो हमें गिवन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ, टाइम आपका वही 90 मिनट्स, फुल मार्क्स। यहाँ देखना, ये मैथ का पेपर आपका वो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 40 है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए। और हर क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिलेंगे? 1 मार्क्स मिलेंगे। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। दैट मीन्स कोई भी गलत आंसर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। तो थोड़ा सा इस पेपर में ध्यान देना कि इस पेपर को आपको सॉल्व थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेपर में भी आपको 1.5 घंटे में ही आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है लेट आर बी रिलेशन ऑन एन। ठीक है, लेट आर बी रिलेशन ऑन एन, एन मतलब नेचुरल नंबर पे रिलेशन डिफाइन कर रहा है। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8, देन डोमेन ऑफ आर। ठीक है, डोमेन ऑफ आर क्या होना चाहिए? तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, हमसे पूछा है डोमेन, मतलब हमसे एक्स वैल्यू पूछा है। ठीक है, एक्स क्या होता है हमारा डोमेन, वाई क्या होगा हमारा रेंज। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2y। ठीक है, अब देखो डोमेन हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, यानी एक्स की वैल्यू हमारा हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। ऐसा कब होगा? तो अगर वाई की वैल्यू अगर आप 1 लो, ठीक है, तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 2 इंटू 1 इंटू दैट विल इक्वल टू 6। अगर आप वाई की वैल्यू लेते हो 2, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 2y कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 4। और y की वैल्यू अगर आप लेते हो 3, ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 6, दैट विल बी इक्वल टू 2। क्या y इक्वल टू 4 ले सकते हैं? अगर y इक्वल टू 4 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है हमारा 0, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यानी डोमेन क्या क्या होगा हमारा? डोमेन जो आएगा वो हमारा आएगा 2, 4 एंड 6। 0 नहीं होगा क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 4 एंड 6, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट आर बी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड आर बी ए रिलेशन इन एल डिफाइंड एज। ठीक है, रिलेशन कैसे डिफाइंड किया है? आर L1, L2 वेयर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, यानी दो लाइन परपेंडिकुलर है L1 एंड L2। तो कह रहा है कि ये बताओ किस टाइप के फंक्शन होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होता है ना। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव फंक्शन के बारे में आपको पता होगा। रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव फंक्शन ये होते हैं कि, ठीक है, यानी ए और ए एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? कहो कि अगर मान लो कहें कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, क्या एक लाइन दूसरे पे खुद पे परपेंडिकुलर होता है? नहीं। ठीक है, L1 इज परपेंडिकुलर L1, यानी लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या लाइन एक लाइन अपने का परपेंडिकुलर होता है? नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं होता है। ठीक है, यानी ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक होगा कि नहीं? सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि मान लो अगर लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, ठीक है, लाइन 1 अगर परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, तो क्या हम कैसा कर सकते हैं कि L2 भी होगा परपेंडिकुलर टू लाइन 1 के? ऐसा होगा? ये बात श्योर होगा। लेट सपोज ये हमारा लाइन 1 है, ठीक है, ये लाइन हो गया लाइन 2 है, तो कहोगे ना कि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, यानी ये सिमेट्रिक होगा। हाँ, ये सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, अब ये चेक करते हैं एक बार। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सारी चीज आपको कंसेप्ट अच्छे से याद रखना। लास्ट टाइम पे मैं यहाँ पर कोई खास कंसेप्ट अभी नहीं बताऊंगा, बस उसके एक्सपेंशन कर रहा हूँ। लेट सपोज कि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, ठीक है, एंड लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1। क्या लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3? क्या इससे इंप्लाई कर सकते हैं कि लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 3 होगा?
यानी फर्स्ट लाइन सेकंड पे परपेंडिकुलर है, सेकंड लाइन थर्ड पे परपेंडिकुलर है। तो क्या से ये इंप्लाई कर सकते हैं कि लाइन 1 होगा वो लाइन 3 के परपेंडिकुलर हो जाए। जैसे मान लो हमारा लाइन 1 हो गया, इस पे परपेंडिकुलर कौन है, लाइन 2, ठीक। और लाइन 2 परपेंडिकुलर किसके है, लाइन 3 के। तो देखो लाइन 2 हो गया लाइन 3 के परपेंडिकुलर, ये भी सही है। लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 पे एंड लाइन 2 परपेंडिकुलर है लाइन 3 पे। तो इसे क्या इंप्लाइज कर सकते हैं कि लाइन 1 एंड लाइन 3 भी आपस में परपेंडिकुलर है? नहीं, ऐसा कंप्लीट नहीं है कि परपेंडिकुलर होगा। वो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है हमें कि लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 3, यानी पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। दैट मीन्स ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि ये सिमेट्रिक होगा लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी। हिंदी मीडियम वाले हैं वो स्टूडेंट सारे हिंदी ऑप्शन को चेक कर ले एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स। तो फंक्शन कैसा डिफाइंड है देख लेते हैं। हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x बाई 3x प्लस 4, ठीक है। हमसे पूछा कि द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ को डिफाइंड करना है। तो लेट सपोज अगर y को हम एफ एक्स एज्यूम करें ना, y की जगह लिखते हैं एफ एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। यहाँ लिख सकते हैं 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x, और कह सकते हैं 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 3xy, या यहाँ से लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 4 माइनस 3y इंटू एक्स। दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4y बाई माइनस 3y, ठीक है। ये आ गया हमारा इनवर्स, ठीक है। ये इनवर्स हो गया, ठीक है। इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं हम, लेट सपोज मान लो y है, तो इसे कैसे लिखते हैं, एफ इनवर्स ऑफ y, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस टाइप से तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ये हो गया इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। क्वेश्चन 4 है, लेट फंक्शन एफ एंड जी बी 1 1 एंड ऑन 2 देन जी ओ एफ, ठीक है। लेट सपोज मान लो फंक्शन एफ है, ठीक है, वो ए से बी पे डिफाइंड है, ठीक। और ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है और ऑन 2 भी है, ठीक। सिमिलरली जो हमारा सेकंड फंक्शन है जी, वो मान लो बी से सी पे डिफाइंड है, ठीक है। ये भी 1 1 एंड ऑन 2 है। तो कह रहा है कि मान लो कि कह रहा है कि एफ और जी दोनों 1 1 फंक्शन है और ऑन 2 फंक्शन दोनों है। तो बताओ जी ओ एफ क्या होना चाहिए। जी ओ एफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये होता है। अब बात करें प्रूफ का, तो ये हमारा 2 एग्जाम्पल में आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, थोड़ा सा डिटेल सोल्यूशन है, लेकिन मैं इसका बस एक ट्रिक लास्ट टाइम बता देता हूँ, याद रखना, ठीक है। कि एफ एंड जी अगर ये दोनों, ठीक है, एफ एंड जी बोथ 1 1 है, तो दिस इंप्लाइज जी ओ एफ भी ऑल्सो भी 1 1, ये भी 1 1 होगा, ठीक। ये हमेशा होता है, ठीक। सिमिलरली याद रखना कि एफ एंड जी इन दो फंक्शन अगर दोनों ऑन टू है, ठीक है, ऑन टू है तो जी ओ एफ ऑल्सो भी ऑन टू, ठीक है। अगर दोनों 1 1 है तो जी ऑफ एफ भी 1 1 होगा, एफ और जी दोनों ऑन टू है तो जी ओ एफ भी ऑन टू होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा था कि दोनों 1 1 है एंड ऑन टू है, ठीक है। तो पूछा था बताओ जी ओ एफ क्या होगा, तो जी ओ एफ भी क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा, ठीक है, यानी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 5 देखते हैं, लिखा लेट द फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x देन एफ इज, ठीक है। एफ कैसा फंक्शन है, तो देखो कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू है 3 माइनस 4x, ठीक। पहले चेक करते हैं ये 1 1 है कि नहीं, अगर 1 1 चेक होगा
तो क्या होना चाहिए, अगर 1 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स टू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 4x1 इक्वल टू एफ एक्स टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4x2। ठीक, 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी -4x1 इक्वल टू -4x2। दिस इंप्लाई लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2। अगर ये चीजें है तो फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, 1 1 फंक्शन को प्रूफ करने का ही हमारा फॉर्मूला होता है कि fx1 और fx2 इक्वल है, दैट मीन्स कि अगर x1 भी x2 के इक्वल आ जाए तो 1 1 फंक्शन होगा, यानी 1 1 तो है। ठीक, अब चेक करते हैं क्या ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू कैसे चेक करेंगे, तो ऑन टू चेक करने का तरीका क्या है, देखो कि एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन था हमें, 3 माइनस 4x। ठीक, इसको मान लो एज्यूम करते हैं y। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4x। ठीक, यहाँ से x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस वाई बाई 4। ठीक, अब देखो फिर से आते हैं, एफ एक्स क्या माना, 3 माइनस 4x है, तो एफ एक्स, अब x की जगह क्या लिख लेते हैं, x की जगह हमारा वैल्यू आ गया 3y बाई 4, 3 माइनस वाई बाई 4। तो अब यहाँ पर x की जगह क्या लिख लेंगे, 3 माइनस 4, और x की जगह क्या लिखेंगे फिर से, 3 माइनस वाई बाई 4। ठीक है, ये हम कहाँ से करें, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर से x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो यहाँ सॉल्व करते कितना आ जाएगा, 3 4 से 4 कैंसिल, ये आएगा 3 माइनस 3 प्लस वाई। ठीक है, इसके लिए कितनी आ गई, y की इक्वल आ गई। ठीक है, यानी अगर इस यानी y का हमें प्री इमेज कहाँ मिलता है, x में। ठीक है, तब अगर y का प्री इमेज अगर हमें x में मिलता है तो उसे ही क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। यानी ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि इसकी वैल्यू y की इक्वल आ गई फिर से। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आते क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f1। तो f1 की जगह क्या करना है, अगर f1 की वैल्यू पूछा है तो कुछ नहीं, जहां पर x है वहां पर 1 लिख लो, तो हो जाएगा वहां क्या था, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो x की जगह जस्ट 1 पुट कर लो, कितना आ गया 0/2। 0/2 के लिए कितनी हो जाएगी 0, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन। ठीक है, अगर कह रहा है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू y है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर ये चीज है तो लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, अब बताओ y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, यानी y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ पढ़ा है तो ग्राफ से आप इस चीजों को और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारा जो ग्राफ होता है, ठीक है, साइन का वो ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है, -π/2 से वैल्यू π/2। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, इंक्लूडिंग पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को इंक्लूड भी करना है, दोनों पॉइंट को, यानी इन पॉइंट को इंक्लूड भी करना है, यानी -π/2 से लेकर π/2 की वैल्यू होनी चाहिए y की। ठीक है, यानी जो y की वैल्यू है, ठीक है, ये y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हमसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है, तो लिखेंगे tan इनवर्स -1, लेट सपोज ये थीटा के इक्वल है, तो लिख सकते हैं यहाँ से कि tan थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक, tan थीटा की वैल्यू -1 है, तो tan थीटा -1 कब होता है, जब tan थीटा इक्वल टू tan, या और वन कह सकते हैं tan 45 यानी tan π/4। ठीक, और कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/4। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई -π/4, यानी थीटा कितना आ गया यहाँ से, दिस इंप्लाई थीटा की वैल्यू आ गई -π/4। ठीक है, ये कहाँ से लिखा है, ये सारा मैं ट्रिगोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने इसको बस वहाँ यूज कर रहा हूँ, जो कि आपने भी कहीं ना कहीं स्कूल में या अपनी कोचिंग्स में पढ़ा होगा। तो थीटा के लिए कितनी आ गई -π/4, दैट मीन्स कि tan इनवर्स -1 के लिए कितनी हो गई -π/4। ठीक है, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू को लिए भी मैं कहता हूँ थोड़ा सा याद रखना, ग्राफ अगर आपको याद है तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है।
ये होता है हमारा π/2 एंगल, ये होता है -π/2, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। ये हमारा tan का ग्राफ है, tan थीटा ग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछा था, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच ही लाई करेगा, ठीक है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, -π/4। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 3π/6 कितना होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमसे पूछा है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 वैल्यू पूछा है। अब डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पर 13π/6 मत कर देना पुट डायरेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हम इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते हैं कॉस, और 13π/6 को क्या लिख सकते हैं 2π + π/6, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज क्या, और क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2π + थीटा कितना होता है, कॉस 2π + थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, ठीक। यहाँ थीटा कितना है π/6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस π/6। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओनली π/6। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इंटू tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, और एक्स मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक से कम है। तो देखो हमें लिख के दिए साइन इंटू tan इनवर्स एक्स, लेट सपोज इसकी वैल्यू थीटा है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ठीक है, साइन इंटू tan इनवर्स एक्स थीटा है। तो लेट सपोज कि tan इनवर्स एक्स, ठीक है, लेट सपोज tan इनवर्स एक्स की वैल्यू हम थीटा एज्यूम करते हैं, तो एक्स की कितनी हो जाएगी tan थीटा। यहां से निकालते पहले हम कि यहां से हम कैलकुलेट करते हैं कि थीटा के लिए कितनी होती है, ठीक है। यहां से हम निकालते पहले साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा कितना आता है, तो tan थीटा इक्वल टू एक्स है, इसको रखते हैं। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी x/√1 + x², ठीक है। ये आ गया हमारा साइन थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x/√1 + x² लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, और थीटा क्या था, थीटा था हमारा tan इनवर्स x, यानी यहां से सकते हैं साइन इंटू tan इनवर्स x हमने क्या माना था थीटा, और थीटा के लिए कितनी आ गई है, थीटा के लिए भी आई है हमारी साइन इनवर्स x/√1 + x², ठीक। इसके लिए कितनी हो जाएगी, साइन इंटू साइन इनवर्स कैंसल आउट, कितने बच जाएगा x/1 + √1 + x², ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में 11 है aij इंटू m इंटू n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट कैसे हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम कैसे हैं, aij, m हो गया नंबर ऑफ रो, n हो गया नंबर ऑफ कॉलम है। तो कुछ इसका ट्रांसपोज क्या होगा ना, ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, यानी ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, यानी हमसे पूछा है ट्रांसपोज, ले सपोज ये ए है, तो ए का ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं 80, ठीक है। जब भी हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो कॉलम था, ठीक है, अब सारे के इंडेक्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नीचे एम था कॉलम, रो था, एन था कॉलम, तो अब एन बन जाएगा रो, एम बन जाएगा कॉलम। सिमिलरली जो एलिमेंट आई जे थे वो क्या हो जाएगा, वो भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बच जाएगा ए जे आई। ये होता है ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो इस टाइप का ऑप्शन हमारा कहाँ मिल रहा है, करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट दिखाया गया है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर दो मैट्रिक्स स्टैट से इक्वल होते हैं तो हर एक एलिमेंट, यानी हर एक मैट्रिक्स का एलिमेंट इधर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरी साइड के मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसा ही सभी कुछ होगा, सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के इक्वल, ठीक है। इस तरह थर्ड के इक्वल, फोर्थ के इक्वल हो जाएगा।
तो अब किसी को एक करके सॉल्व कर लेते हैं। हम फोर्थ एलिमेंट को चूज करते हैं ना, क्यों कौन से एलिमेंट को हम चूज कर रहे हैं, हम एलिमेंट चूज कर रहे हैं इस 4x वाले को। तो यहाँ से सकते हैं 4x इक्वल टू एक्स प्लस 6 होगा, दैट मीन्स कि 3x इक्वल टू 6 होगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई है तो अब लेते हैं एलिमेंट, हम कौन सा चूज कर लेते हैं, एलिमेंट 1। ठीक है, एलिमेंट 1 लिखते हैं। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। x के लिए यहाँ 2 आई है तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एक में मैट्रिक्स गिवन है, तेरे पूछ रहा है ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो बड़े ध्यान से कैलकुलेशन को करते हैं। ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 1, ठीक ए, हमसे पूछा है ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ, यानी हमें ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए। ए इंटू ए मतलब ये हो गया हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स, सिमिलरली हमारा ये हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स 0 1 1 0। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता है, कैसे करते हैं, पहले इसको करते हैं तो 0 प्लस इसको इससे करते हैं, कितना हो जाएगा 1। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अब हमें अगर सेकंड एलिमेंट को करना है तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 से तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक, अब आते हैं नीचे। अब इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट 1 को करते हैं 0 से तो 1 इंटू 0 हो जाएगा 0 और 0 को करेंगे 1 से तो ये भी हो जाएगा 0। सिमिलरली अब करते हैं 0 को 1 से, तो 0 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो एक मिनट, अब करेंगे हम 1 को करेंगे 1 से, 1 को करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 1 और 0 को करेंगे 0 से तो ये हो जाएगा 0। अब देखो सॉल्व करने पर कितना आ गया सारा टर्म, ये आ गया हमारा 1 0 0 1। कौन सा आंसर आ रहा है, फिर से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था जो कि आपको आता होगा। आते क्वेश्चन नंबर 14 में, कर द मैट्रिक्स इज, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होता है जब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक तब होगा अगर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज ये इक्वल आ जाए तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। देखते हैं क्या इक्वल है दोनों, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा होता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं ना, एक मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो जब ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या करते हैं, रो और कॉलम के सारे एलिमेंट को इंटरचेंज कर लेते हैं। यानी जो ऊपर 1 0 0 चल रहा था उसको ऐसे लिख लेंगे 1 0 0। ठीक है, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कर दिया एडजस्ट। अब ये हमारा हो गया सेकेंड रो। सेकेंड रो क्या लिखेंगे, सेकेंड कॉलम यानी 0 2 0। सिमिलरली जो हमारा थर्ड रो है उसको लिखेंगे थर्ड कॉलम के जैसे, यानी 0 0 0। क्या ये एक इक्वल आ गया, फिर से देखो एक एलिमेंट भी सेम सेम एलिमेंट थे, अगर एक इक्वल आ गया तो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह। क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, हमसे पूछा गया है कि बताओ मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, डैश लिखो या चाहे तो ऊपर स्मॉल टी लिखो, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज। तो देखते हैं, पहले हम ए और मैट्रिक्स ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो लिख लेते हैं, 1 -4 3 और ये मैट्रिक्स हो गया -1 2 1। अब इसको करते मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -1। ठीक है, और बाकी सबका जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अगर आपको नहीं आता है, इस टाइप का कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो एक आपको छोटा सा मेथड बताते हैं कैसे कर सकते हैं आप इसको, अगर आपको कुछ नहीं दिया। तो पहले तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं 1 0 0 -4 0 0 और 3 0 0 ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली मैट्रिक्स बी को कैसे लिख सकते हैं क्या, -1 2 1
0 0 0 और 0 0 0। अब क्या होगा कि आपके लिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना ईजी है। अब वो कैसे करेंगे, तो आपको आता हो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू -1, ये हो जाएगा -1। सेकेंड टर्म को करोगे, सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा हमारा, ठीक है, पहले इसको किया, फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया, अब इसको करेंगे 2 से, सेकेंड एलिमेंट तो ये आ जाएगा 2, बाकी सब टर्म आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा सिमिलरली से करोगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1, फिर करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 4 -4। ठीक, सिमिलरली फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6, ये टर्म हो जाएगा 3, ये हो गया ए बी। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज लेना है हमें, ट्रांसपोज लेना है तो सारे रो वाले टर्म को कॉलम में और यानी रो वाले एलिमेंट को कॉलम में और कॉलम वाले एलिमेंट को रो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जाएगा -2 1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। अब देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमें दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा इजीली करना आराम से। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमें यहाँ ये क्या है, ये एक डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट कैसे शो करते हैं इस सेक्टर लाइन से, हमसे पूछा है इसका डिटर्मिनेंट बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यानी माइनस साइन थीटा है और साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ट्रिगोनोमेट्री का सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 की इक्वल होती है, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में आते हैं 17 में, देखो फिर से हमसे यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसमें हमसे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने पूछा है। अगर ये डिटर्मिनेंट है तो क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई नहीं, 2 3 4 5। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट है तो दोनों डिटर्मिनेंट की पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों वैल्यू को इक्वेट करेंगे। 2x 5 करते हैं, ये हो जाएगा 10 - 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x, तो आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -x, तो x कितनी आ गई 2। ओके, मैंने क्या किया, दोनों के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, ठीक है, क्रॉस करके ऐसे मल्टीप्लाई करके, और दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से हमारे एक्स की कितने आ गए, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है और वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। ठीक है, ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है हमारा डिटर्मिनेंट का। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से इस पॉइंट को लिखा हुआ है, वहां से भी आप चाहो तो देख सकते हो। आते क्वेश्चन नंबर 19 में, हमें गिवन है इफ एक वैल्यू गिवन है, एक हमें एक मैट्रिक्स दिया है, तो पूछा बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले देख लेते हैं, मैट्रिक्स ए लिया है तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा, ठीक, और दिया -1 माइनस साइन थीटा +1। अब देखो यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज यूज करेंगे, कौन सा यूज करते हैं तब कि रो 3। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा रो 1 रो 2 रो 3 क्या है, इसे कहते हैं हम रो 1, ये हो गया रो 2, ठीक है, और ये हो गया हमारा रो 3। अब हम बेसिक अगर प्रॉपर्टी यूज करें, ठीक है, डिटर्मिनेंट में रो एंड कॉलम का मैट्रिक्स, तो क्या हम क्या करते हैं, रो 3 को कैसे चेंज करते हैं, रो 3 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 3। ऐसे करने पर भी डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ऐसे हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो अब ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, देख लो, ये तो हो जाएगा 1 1 हो गया, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया 1, और ये वैल्यू हो गई माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, और रो 3 के लिए कितनी हो जाएगी, रो 1 एंड रो 3 को ऐड करते जाओ,
तो ये बन जाएगा 0, ये भी 0, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 2। ठीक, अब निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 0 माइनस साइन थीटा, जो हो जाएगा -2 साइन थीटा माइनस 0। ठीक, फिर हो जाएगा +1 इंटू, ये हो जाएगा 0 माइनस 0। यहाँ सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब पूछा बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी। अब बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से फिर से लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ए जो आया है वो हमारा आया है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब पूछे बताओ इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। 2 तो फिक्स रहा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, तो जब 0 होगा, ठीक है, जब साइन का थीटा की वैल्यू 0 होगी उसमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 होगी, और जब इसी साइन का थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2,4। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, इसका जो एलिमेंट होगा वो इसके बीच वेरी करेगा, 2 और 4 के बीच में। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, और ये कंसेप्ट आपने भी कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ा होगा। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स एक आईजे मान लो मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, किस ऑर्डर का, ये 3 × 3, यानी 3 रो है और 3 कॉलम है। तो पूछा बताओ इसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो एक फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूला कौन सा होता है, फॉर्मूला होता है भी किसी भी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो डिटरमिनेंट है तो ऑर्डर उसका n क्रॉस n का ऑर्डर होगा। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स होता है तो ऑर्डर अगर n क्रॉस n हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए टू द पावर n-1। ठीक है, यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ जो ऑर्डर कितना है ये भी n क्रॉस n का ऑर्डर होगा। अब देखो यहाँ पर हमें n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। अगर n की वैल्यू 3 है तो एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, 3 × 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर 3-1, और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन 21। कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x where x is not equal to 0, then value of the function at x equal to 0 so that the function is continuous at x equal to 0। ठीक है, यानी अगर हमारा लिमिट कंटिन्यूटी, ये हमारा कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है। तो कंटिन्यूटी में देखते हैं क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक, हाँ, तो पूछा कि ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, यानी इसका हम लिमिट देख सकते हैं ना एक बार, लिमिट इन लिमिट x टेंड टू 0, ठीक, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0। ठीक है, x 0 नहीं है, x टेंड करेगा 0 पे। इसको क्या सकते हैं, x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 1/x डिवाइड बाई ऊपर का जो x था उसको क्या 1/x लिख सकते हैं इस टाइप से। ऊपर का x कहाँ गया, एक x नीचे आ गया। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, x इंटू साइन 1/x बाई 1/x। इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर x टेंड टू 0 करेगा तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 इंटू एक्स इंटू लिमिट x टेंड टू 0, और ये हो जाएगा साइन 1/x बाई 1/x। ठीक, सेकेंड वाले टर्म की वैल्यू हो जाएगी, सेकेंड वाले वैल्यू की टर्म हो जाएगी, की वैल्यू हो जाएगी 1, और फर्स्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, इसके लिए 0 0।
तो 0 इंटू टेंजेंट कितना हो जाएगा 0, यानी इसकी जो अगर कंटिन्यूटी है x पे तो इस फंक्शन के लिए कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। क्वेश्चन 22 है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, ये कैसा फंक्शन है। तो देखो सिंपल सी गिवन है कि यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1। ठीक है, इसमें तो कुछ चेक ही नहीं करना है लिमिट, क्योंकि ये कभी 0/0 का तो फंक्शन बनने वाला नहीं है, यानी ये इसमें कभी भी ये 0/0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा नहीं। तो यहाँ कोई लिमिट करने का यूज करना कोई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस कब नहीं होता है जब 0/0 का फॉर्म आ जाए, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाए, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाएगा, यानी इस टाइप के कुछ फॉर्म आते हैं, इसको बोलते हैं कि यहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी फंक्शन वहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं होती है, तो वहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा ऐसा कुछ टर्म बन नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है, एवरीवेयर हर जगह फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर कभी इस टाइप का कोई फॉर्म नहीं आ रहा है। जो मैंने ये 3 फॉर्म लिखे हैं, इस टाइप का कोई फॉर्म यहाँ पर नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो सब जगह ये कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, हमसे पूछा है डेरिवेटिव, ठीक है, हमसे पूछा है डेरिवेटिव ऑफ किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक, यानी हमसे पूछा है d/dx, ठीक है, इसका पूछा है डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। तो यहाँ तो अंडर रूट एक्स है, तो इसका सीख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो इसको रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करते डिफरेंशिएट। अब नीचे डी ऑफ रूट एक्स लिखे हैं तो ऊपर भी डी ऑफ रूट एक्स लिखेंगे बाय डी एक्स, इसका लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक, तो वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ठीक है, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। और यहाँ देखो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पूछा बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी इस टाइप का इनवर्स फंक्शन हो तो सबसे पहले क्या करता है, हमें कुछ चीज़ों को एज्यूम करना होता है। जैसे यहाँ पर लेट x को हम tan थीटा माने, ये कुछ स्टैंडर्ड एजम्पशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब कुछ एजम्पशन ऐसे होते हैं जिससे हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है तो आपको इस टाइप के एजम्पशन आपके माइंड में भी आ जाएगा, अगर आपने क्वेश्चन अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तो यहाँ से लिखेंगे, लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के जगह क्या लिखेंगे tan थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसका इक्वेशन होता है, तो इसको किसका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो होता है cos 2 थीटा का, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ये फंक्शन का ये एक्सपेंशन है, ये फॉर्मूला है। अब हमें साइन इनवर्स है तो हमें अंदर में cos 2 थीटा को भी हमें चाहिए साइन में, तो कैसे कर सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि 90 माइनस 2 थीटा कितना होता है, साइन 90 में थीटा होता है cos थीटा, इसको सिल सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब क्या करते हैं, यानी y लिख सकते हैं 90 माइनस 2, और थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से थीटा, ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो थीटा का क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स, ठीक। अब बताओ dy बाई हमें dx फाइंड करना था, हमसे पूछा तो ये गया है, तो इसको लिखेंगे d/dx और इसको लिखेंगे हम 90 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब देखो पहला फंक्शन तो है कांस्टेंट, यानी पहले का वैल्यू तो 90 का हो जाएगा 0 माइनस 2, और tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं डिफरेंशिएट, तो बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा dy/dx के वैल्यू। अब देखो ऐसा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा हमारा ए।
क्वेश्चन 25, इफ y इक्वल टू log इंटू लॉग एक्स देन dy बाई डी एक्स। ठीक है, y के लिए कितनी गिवन है, log ऑफ log x, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन गिवन है। तो जिसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा dy बाई डी एक्स, तो उसको भी हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, तो d बाई log x है ब्रैकेट में, तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे किससे, log x में। ठीक है, तो डिफरेंशिएट, अब अगर इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ भी ऊपर लिखना पड़ेगा d ऑफ log x बाई डी एक्स। ठीक है, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पहले जब सॉल्व किया था उसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। log x का डिफरेंशिएट आता है 1 बाई एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ पर log x है, तो हो जाएगा 1 बाई log x। ठीक है, क्यों, क्योंकि d अपॉन log x, अगर x रहता है यहाँ पर तो इसका डिफरेंशिएट क्या आता है 1 बाई एक्स, अगर x है तो यहाँ x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था log x। ठीक है, log x था तो ये इसलिए क्या आ गया नीचे log x आ गया, इंटू अभी मैं बताया d ऑफ log x बाई डी एक्स कितना होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ से इसको करेंगे डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स log x। ठीक है, और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते क्वेश्चन नंबर 26 में, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा देन dy बाई dx। ठीक है, x इक्वल टू दिया a cos थीटा, ठीक, एंड y दिया है b cos थीटा। अब देखो x ना ही y का फंक्शन है और ना ही y x का फंक्शन है, x और y दोनों यहाँ किसके फंक्शन है, थीटा के, तो दोनों को हम क्या करते हैं थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा a और cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी जाएगा माइनस a साइन थीटा। ठीक, सिमिलरली यहाँ निकालते हैं डी वाई बाई डी थीटा, तो d बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा b, हो जाएगा b और cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक, इसके लिए कितनी आ गई माइनस b साइन थीटा। हमसे क्या पूछा था dy बाई डी एक्स के लिए फाइंड करना, क्या dy बाई डी एक्स लिख सकते थे dy बाई डी थीटा, ठीक, डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, इसका से लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए कितने आ गए देखो माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या बच गया b बाई ए। ठीक, यानी क्या आंसर क्या हो हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 27 है, इफ y इक्वल टू log x देन डबल डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। ठीक है, हमें y की वैल्यू कितनी गिवन है log x, तो पहले क्या निकालते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना जगह log x का क्या होता है, अभी मैंने बताया था 1 बाई एक्स, ये हो गया। अब निकालते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना पड़ेगा डी बाई डी एक्स। ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स कितनी आ गई थी 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस वन, एक्स टू द पावर माइनस वन, इसको कहते हैं डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू। ठीक, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डबल डिफरेंशिएट, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बेसिक डिफरेंशिएशन है यहाँ पर। क्वेश्चन 28 है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का निकालना डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, डी पाई बाई साइन एक्स हमें कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। हमें साइन एक्स का तो एक्स के रिस्पेक्ट में पता है, तो क्या करते हैं, लिख सकते थे डी बाई साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी ऑफ कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं डी बाई साइन एक्स बाई डी एक्स और होल डिवाइड बाई, क्या इसको फिर लिख सकते हैं ऐसे डी बाई कॉस एक्स बाई डी एक्स। ठीक, ऐसे कर सकते हैं।
अब डी बाई साइन एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट, तो ये आता है हमारा कॉस एक्स, और डी बाई कॉस एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंट करते हैं डिफरेंशिएट, तो ये आता है माइनस ऑफ साइन एक्स, और हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो जाता है हमारा कॉट एक्स, यानी आंसर क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पर आते हैं हम 29 में। इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स देन dy बाई डी एक्स कितना होगा। तो हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। अब जब भी इस टाइप का पावर के ऊपर x आ जाए, ठीक है, पावर अगर x में हो तो क्या करते हैं, दोनों साइड ले लेते हैं लॉग, नहीं हो जाएगा log y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स, लिख सकते हैं log y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। अब निकालते इसको करते हैं डिफरेंशिएट, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं log y को, तो हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइड। इधर हो जाएगा 1 इंटू लॉग एक्स, ठीक है, प्लस इधर हो जाएगा x, और log x का क्या होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स प्लस 1, और राइट में कितनी थी एक्स टू द पावर एक्स, तो जगह एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 30 है, इफ x माइनस वाई इक्वल टू पाई देन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, दो साइड y के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स। पाई कैसा है कॉन्स्टेंट है, तो डी एक्स का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और पाई कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गया हमारा 1। देखो यहाँ सॉल्यूशन थोड़े से आपको फास्ट मिलेंगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने चीज़ों को अच्छे से अब तक पढ़ा होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 30 में आते हैं, लिखा है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 3x एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के कम होना चाहिए, ठीक है, एंड इफ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू है तो उसकी वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करते हैं, तो हो जाएगा हमारा 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से x कितनी आ गई -1, इसका अगर करेंगे डबल डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा x, और x कितनी रखनी है, x कितनी है -1, और इसका कम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके लिए कितनी आ जाएगी 6। क्या 6 की वैल्यू 0 से कम है, नहीं 0 से कम नहीं है, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं लाई करेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू लाई करेगी, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होगा इसका मिनिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम तो इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहीं अस्तित्व में ही नहीं है, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करता है कभी। अब आते हैं क्वेश्चन 32, लिखा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, किस फंक्शन में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका निकालते हैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x माइनस 2, ठीक। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, ठीक, तो यहाँ से कितने आनी चाहिए x की वैल्यू 2x इज लेस देन 2, x की वैल्यू लेस देन 1, यानी 1 से कम होनी चाहिए, यानी इस पूरे इंटरवल को ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, एक माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 और एक 1 से इन्फिनिटी। अब ये दो पॉइंट में क्या है, ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब देखते हैं अगर x की वैल्यू 1 से कम लेते हैं, 1 से कम अगर 0 लेते हैं, अगर 0 रखते हैं तो देखो अगर 0 रखेंगे तो f0 के लिए कितनी आएगी, कितना आ जाएगा 0 माइनस 0, यानी के लिए कितनी आ रही है 0 आ रही है। अगर इसकी वैल्यू अगर हम लेते हैं अगर -1, तो क्या था ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के बीच में इसकी वैल्यू अगर हम
एफ की वैल्यू -1 लेते हैं, यानी 1 से कम, तो वैल्यू कितनी आती, 1 + 2 यानी 3, यानी वैल्यू कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही है, यानी -∞ से लेकर 1 तक में ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अगर 1 से इन्फिनिटी तक में आते हैं, अगर 1 से इन्फिनिटी में आते हैं तो रखते हैं 1 से वैल्यू अगर 2 रख लेते हैं, तो 2 पे कितना हो जाता, 2 पे इसकी वैल्यू हो जाती 0। ठीक है, अगर हम देखते हैं यानी यहाँ तक तो -∞ से लेकर 1 तक ग्राफ की वैल्यू क्या मिल रही है, ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक है, इस इंटरवल में तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। अब 1 से इन्फिनिटी तक चेक करते हैं, तो लेट सपोज एफ की वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो f3 के लिए कितनी आएगी, f3 की वैल्यू आएगी 3 - 2 × 3, ये जगह 9 - 6 = 3। फिर से नंबर कैसा आ गया, फिर से नंबर आ गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर से ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग, यानी ये ग्राफ क्या कर रहा है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर ग्राफ हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो ग्राफ कभी डिक्रीज नहीं करेगा, और डिक्रीज नहीं करेगा दैट मीन्स ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्राफ कभी भी डिक्रीज नहीं कर रहा है, ग्राफ हमेशा इंक्रीज कर रहा है ये ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = x² + 3x एट x = -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा गया हमें, तो y = गिवन हमें x³ + 3x। ठीक है, स्लोप क्या था टेंजेंट का, इसका डेरिवेटिव dy/dx, ये निकालो तो आ जाएगा 3x² + 3। हमसे कब पूछा गया, एट x = -1। ठीक है, एट x = -1 कब पे, x = -1 पे, तो कितना हो जाएगा 3 × -1 का स्क्वायर + 3। ठीक है, वैल्यू कितनी जाएगी, 3 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, और ये क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें बताता है किसी भी ग्राफ के स्लोप के बारे में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन स्लोप विल बी इक्वल टू 6। 34 है, द इंटरवल इन विच y = x² into e⁻⁻x इज इंक्रीजिंग। अब कह रहा है ग्राफ किस इंटरवल में ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो पहले में क्या गिवन है, हमें गिवन है जो ये देख लेते हैं, हमें गिवन है y = x² e⁻⁻x। पहले निकालते इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2x × e⁻⁻x। अब सेकंड टर्म को क्या करते हैं डेरिवेटिव e⁻⁻x का, तो हो जाएगा -1 × e⁻⁻x × x²। इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, x × e⁻⁻x × 2 - x। ठीक है, ये हो गया dy/dx। अब देखते हैं ग्राफ कब इसकी वैल्यू पॉजिटिव, कब इसकी वैल्यू नेगेटिव है, किस किस इंटरवल में। तो पहले इसकी वैल्यू को हम 0 से इक्वेट करते हैं। देखो 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी, एक 0 आएगा और एक x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, ये 0 होगा और 2 - x = 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी ये 2 पॉइंट आ गए। यानी ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है इस रियल नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, किस किस पॉइंट पे डिवाइड करेगा, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक 1.0 होगा, 1.2 होगा। अब हमें इन 3 सेक्शन में देखना है ग्राफ कब कब इंक्रीज कर रहा है, कब कब डिक्रीज कर रहा है। देखो e⁻⁻x, ठीक है, e⁻⁻x क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, क्यों, इसका अगर आपको ग्राफ पता होगा, इसका ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y के लिए कितनी आ रही है, यानी e⁻x के लिए कितनी होगी, ये y है, तो इसके लिए कितनी है, हमेशा क्या रहा है नंबर, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव रहा है, यानी ये हमेशा नंबर e⁻⁻x ये हमेशा होता है पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है। अब चेक करना पड़ेगा x और 2 - x की वैल्यू। ठीक, ग्राफ देखते हैं यहाँ पर कि कब कब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर x की वैल्यू 0 से कम लेते हैं, अगर यानी फिर -1, अगर x की वैल्यू अगर होगा -1, ठीक है, -1, तो देखते हैं dy/dx कितनी आती है, तो dy/dx कितना हो जाएगा, -1 × e⁻⁻1 × 2 - -1। ठीक है, वैल्यू हो जाएगा -e⁻⁻1 × 3। ये e⁻⁻x हमेशा पॉजिटिव है, तो ये नंबर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव, यानी
माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक ग्राफ क्या है, डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली आप चेक कर लो एक बार 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, या एक बार हम चेक करते हैं 0 से 2 के बीच में, यानी x इक्वल टू 1 ले सकते हैं, 0 और 2 के बीच में वो पॉइंट 1। तो यहाँ देखते हैं dy बाई डी एक्स कितनी आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू ई टू द पावर, सॉरी यहाँ +1 था, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2 -1। कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया ओनली ई टू द पावर -1, और ई टू द पावर -1 क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव आ गया, यानी ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये ग्राफ क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है ग्राफ। ठीक, कब से कहाँ तक, 0 और 2 के बीच में। तो मेरी आप चेक करना 2 से इन्फिनिटी तक के बीच में, तो यहाँ पे ग्राफ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा वैल्यू डी बाई डी एक्स की वैल्यू, यानी ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ग्राफ इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक किया, 0 से 2 के बीच में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में, कह रहा द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। ठीक है, ये एक लाइन है, लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक कर्व है, तो क्वेश्चन गिव है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। कह रहा है ये जो लाइन टेंजेंट का है, ठीक है, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इस कर्व पर। ठीक है, अगर इस पे टेंजेंट है, ठीक है, मान लो अगर एक ग्राफ हमारे पास ऐसा है वाई स्क्वायर इक्वल टू, और मान लो अगर ये लाइन हो गया, ठीक है, ये मान लो ग्राफ हो गया हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ऊपर जो लाइन है ये मान लो हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर इस पॉइंट किस पॉइंट पर टेंजेंट होगा, जिस पॉइंट पर टेंजेंट होगा वहां पर दोनों का स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आ जाएगा इक्वल। ठीक है, तो दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। पहले स्लोप कैसे निकालेंगे, m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1। सिमिलरली इसका स्लोप निकालते हैं, कितना आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4, और यहाँ से लिख सकते हैं 2y इंटू एम इक्वल टू 4, या फिर लिख सकते हैं m इक्वल टू 4/2y। ठीक, अगर ये दोनों, अगर ये लाइन, ठीक है, यानी लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अगर टेंजेंट है कर्व पे, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, ये दोनों स्लोप इक्वल होंगे। स्लोप इक्वल होगा तो लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 4/2y, यानी यहाँ से कितना आ गया 2y की वैल्यू 4, दिस इंप्लाइज y के लिए कितनी आ गई 2। अगर y के लिए 2 आ गई है, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यानी कितना जाएगा 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1, दिस इंप्लाइज एक्स में कितनी आ गई 1, यानी हमारे पास पॉइंट क्या क्या आ गया 1,2, यानी 1,2 पर क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा, ये 1,2 पॉइंट होगा, यहाँ पर टेंजेंट होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 36 है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। ठीक है, सर्कल का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, कैसे 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पूछा बताओ उसका सर्कमफ्रेंस में कितना, किस रेट से चेंज करेगा। तो सर्कमफ्रेंस मान लो c है, ठीक है, अब वैल्यू क्या होता है 2πr सर्कल के लिए। अगर पूछा बताओ रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफ्रेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, 2π, इसको कहते हैं डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा dr/dt। ठीक, हमें क्या दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें गिवन है, कैसे चेंज कर रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रख लेते हैं हमारे वैल्यू को 2π इंटू 0.7, कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हमारा जो सर्कमफ्रेंस है वो कैसे चेंज करेगा टाइम के साथ 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 37 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। ठीक है, लेट सपोज हम y मान लेते हैं इस फंक्शन को, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा sin x प्लस cos x। हमसे पूछे इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, करेंगे डिफरेंशिएट। सो sin x का होता है डिफरेंशिएट cos x, और cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस sin x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो इसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इंप्लाई थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, अब चाहे इसको, अगर चाहे इसको आप चाहे तो डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं,
अगर इसको आप डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स उसका निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स, ये जाएगा माइनस माइनस एक्स है, ठीक है, एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, जहाँ थीटा है उसे आप एक्स कर लो एक बार, ठीक, एक्स था यहाँ पर, ठीक, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। एट थीटा इक्वल एक्स, एट एक्स इक्वल टू 45 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, कितना आ गया, माइनस 2/√2, दैट विल बी इक्वल टू माइनस √2। और ये वैल्यू कितनी है, 0 से कम है, यानी हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मिलेगी, ठीक है, और कम मिलेगी जब एक्स की कितनी होगी 45 पे हमें मिलेगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वाई का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या था, साइन एक्स था, यानी साइन, ठीक है, इस वाले फंक्शन रखना सादे वैल्यू, ये वाले फंक्शन पे साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। सॉल्व करेंगे आता रहेगा 2/√2 और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, √2, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आती है हमेशा, √2 आती है, ठीक है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको चाहे तो ग्राफ से भी कभी चाहो ट्राई करना तो कर सकते हो, ठीक है। ये होता है हमारा साइन का ग्राफ, ये होता है हमारा कॉस का ग्राफ, ठीक है। दोनों के लिए मैक्सिमम कब किस पॉइंट पर मिलता है, इस पॉइंट पर π/4 पे, यानी 45 डिग्री पे मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट होता है वहां पर जहाँ पे सम इसकी मिलती है मैक्सिमम वैल्यू, और दोनों का सम कितना आ जाता है, √2 आ जाता है उसमें, ठीक है। ये ग्राफ किसका होता है, ये होता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ, और ये ग्राफ होता है हमारा कॉस एक्स का ग्राफ। 38 है, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट, ठीक है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y, मान लो कि ये कोई ग्राफ है ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ है, पूछे 0,5, यानी इस पॉइंट से इसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। इसका देखो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा कब आता है, मिनिमम डिस्टेंस तब आता है जब उस पॉइंट पर ड्रॉ करो टेंजेंट, और टेंजेंट से जब ये बनाता है एंगल 90 डिग्री, तब इस डिस्टेंस, ये होता है हमारा मिनिमम डिस्टेंस, देखिए ये ग्राफ में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छे लेवल का कंसेप्ट है ये मैथ का, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस ये होता है जब इस पर ये लाइन कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसमें ये एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब मिलता है हमें। तो कर्व का मैं ग्राफ की मैंने, कर्व का इक्वेशन की मैंने, इक्वेशन की मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएट, तो ये जाएगा 2x इक्वल टू 2 इंटू dy/dx, तो यहाँ से dy/dx की कितनी आ गई, dy/dx, इसको मान लो स्लोप m1 कहते हैं, कर्व पे जो स्लोप है dy/dx की कितनी आ गई, x, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x आ गया। लेट सपोज जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, ठीक है, लेट सपोज जिस पॉइंट पर टेंजेंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो अगर हम ले लेते हैं p, ठीक, तो x अगर p है तो y कितना हो जाएगा, p²/2, ठीक है, कैसे, यहाँ से एक्स स्क्वायर टू कितना है 2y, अगर x की वैल्यू p है तो y कितना हो जाएगा, p²/2, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, p, p²/2। अब निकालते हैं इस लाइन का टेंजेंट, ठीक, इस लाइन का हम निकाल लेते हैं स्लोप, मिनिमम डिस्टेंस जो लाइन है ना उसका निकालते हैं हम स्लोप, स्लोप कैसा होगा, हम स्लैब, यहाँ हम जो स्लोप पूछ रहे हैं, स्लोप हम इस लाइन का बता रहे हैं, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप हम मानते हैं m2, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस p²/2 डिवाइड बाई 0 माइनस p, लिख सकते हैं 10 माइनस p²/-2p, या चाहे तो इसको लिख सकते हो p² माइनस 10/2p, ये हो गया स्लोप m2। अब बताओ स्लोप और m1 और m2, यानी ये हो गया m2 और ऊपर जो रेड लाइन है वो हो गया स्लोप m1, दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, माइनस वन की इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा x, ठीक है, इंटू p² माइनस 10/2p की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू कितनी है उस पॉइंट पर जहां पर ये टेंजेंट परपेंडिकुलर हो रहा है, उस पॉइंट पर एक्स का कोऑर्डिनेट है p,
तो इसको फिर से ले सकते हैं, p इंटू पी स्क्वायर माइनस 10 बाई 2p की वैल्यू -1 की इक्वल होगी। p से p कैंसिल होगा, यहाँ से टर्म आ जाएगा पी स्क्वायर -10 इक्वल टू -2। दिस सिंपल लिख सकते हैं, पी स्क्वायर की वैल्यू 8 होगी एंड दिस इंप्लाइज पी की कितनी होगी 2√2। ठीक है, इसकी दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में भी आ सकती है। अब देखो 2√2, पी के लिए 2√2 और ये कितना है 2√2, देखो कहाँ पर है हमारे पास, इक्वेशन नंबर ए में भी है। ठीक है, अगर पी के लिए 2√2 है तो वाई के लिए कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर के लिए कितनी आ गई थी अभी 8, तो पी के लिए अगर 2√2 है तो पी स्क्वायर के लिए हो जाएगा 8/2, कितना आ जाएगा 4। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2√2, 4। ठीक है, ये हो गया हमारे एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट जहां पर ये टेंजेंट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये इसका है डिटेल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 39 है, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व 2y + x² = 3 इज। ठीक है, पूछा नॉर्मल है ना ये पॉइंट, नॉर्मल इस पॉइंट उस पॉइंट पर नॉर्मल है, तो पूछा आपको बताओ उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो हमें यहाँ दिए जो इक्वेशन गिवन है वो दिया है 2y - x³ x² = 3। सोप निकाल लेते इसका, तो हो जाएगा 2 dy/dx माइनस 2x = 0, यानी यहाँ से dy/dx। ठीक है, dy/dx कितनी आ जाएगी x इक्वल, इसे लेट सपोज m1 लिख लेते हैं स्लोप। ठीक, मान लो जो लाइन है 1 1, ठीक है, वो क्या है इस पर नॉर्मल है उस लाइन पर, तो जो लाइन है उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y - y1 = 1/- m1। क्यों, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन पर क्या है नॉर्मल है। ठीक है, और मान लो कि हमें ये कर्व था, इस कर्व पर ये हो गया टेंजेंट, इस कर्व पर ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, इसका स्लोप हमें निकाला है अभी m1। ठीक, और इसके ऊपर ये है नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया लाइन नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, नॉर्मल इस नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/m1। ठीक, और हमसे पूछा कहाँ पर है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना गिवन है हमें 1,1, तो हो जाएगा x - x1, तो हो जाएगा y - 1 = -1/, ठीक है, हो जाएगा हमारा माइनस, और m1 के लिए कितनी आ जाएगी, m1 मतलब x, किस पॉइंट पर 1,1 पर, तो x के लिए कितना लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे हम 1 हो गया, ये हो जाएगा x - 1। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी y - 1 सॉरी 1 मिनट, इक्वेशन थोड़ा सा एक चीज करेक्ट करना, यहाँ पर प्लस साइन है। ठीक है, तो ये आएगा -x। ठीक है, थोड़ा सा एक बार करेक्ट कर लेना क्वेश्चन में, आंसर में थोड़ा सा, ये -1 ठीक है, तो ये हो जाएगा = x - 1/1। ठीक, यहाँ से लिख सकते हैं -1 से -1 कैंसिल, कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा हमारा y = x, और लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x - y = 0। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन में बी। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप थोड़ा ध्यान देना, प्लस माइनस के साइन को हमेशा ध्यान देना है। अब आते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यानी एक जो फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स की वैल्यू गिवन है मॉड ऑफ x + 2। ठीक है, -1। अब देखो इस जो मॉड ऑफ फंक्शन है ना, मॉड ऑफ +2, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक, इसकी क्या होगी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बन होती है। हमसे पूछा था इसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, तो मिनिमम वैल्यू तो अब बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसके लिए हमेशा 0 से हमेशा या 0 के इक्वल है या उससे बड़ी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यानी इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इस मॉड ऑफ x + 2 का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा 0 या उससे बड़ी आएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0। तो इस पूरे फंक्शन का, ठीक है, इस पूरे फंक्शन का अगर हमसे पूछा जाए मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो x + 2 का मिनिमम वैल्यू हो गया 0, और -1 तो कांस्टेंट है,
कितना आ गया -1, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का झारखंड बोर्ड क्लास 12 सेट 1 का डिटेल सॉल्यूशन। 1 से 2 दिन में हम फिर से लाएंगे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन। और अभी इसके बाद हम कुछ दिनों में केमिस्ट्री और बायो का भी ट्राई करेंगे कि हम आपको उसके डिटेल सॉल्यूशन दे पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार हमारा सारे सोशल मीडिया चैनल फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब और टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल सबको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सभी का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ओके।